नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था है विषय के अंतर्गत फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ये फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने फ्रांस की संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। 1789 से जब से फ्रांस की जो क्रांति हुई, महान क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस में लोकतांत्रिक मूल्यों, भाईचारे और समानता, मानवाधिकार की आवश्यकता महसूस होने लगी और इसके लिए लोक कल्याणकारी शासन की व्यवस्थाओं की मांग निरंतर होती रही। 1791 से लेकर 1958 तक फ्रांस में बार बार संविधान निर्मित हुए, बने, शासन व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई और निरंतर अस्थिरता का दौर रहा। इन सारी संदर्भों में भी फ्रांस का प्रशासन एक स्थिर, उत्कृष्ट और जनहितकारी प्रशासन बना रहा। इसलिए फ्रांस के शासन को स्थायी प्रशासन कहते हैं। वहाँ एक धारणा प्रचलित है कि सरकारें बदलती हैं, प्रशासन स्थिर रहता है। ये फ्रांस के प्रशासन पर ये धारणा या कहावत पूर्णतः सत्य प्रतीत होती है। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। पहला बिंदु है शास्त्रीय प्रशासन। फ्रांस में लोक कल्याण की भावना से शासित राज्य है। फ्रांस का लोक प्रशासन अति उत्तम और शास्त्रीय प्रशासन की श्रेणी का पर्याय माना जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन के सिद्धांतों, मानवीय पक्षों के संयुक्त आधार पर निर्मित यह प्रशासन अत्यधिक औपचारिक एवं विधिवत रूप से गठित है। फेरेल हेडी ने इसको शास्त्रीय प्रशासन कहा है और फेरेल हेडी शास्त्रीय प्रशासन इसलिए मानते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था कभी भी जन कल्याण और लोक महत्व के विषयों से अलग हटके कार्य नहीं किया। उनके लिए सदैव ही जनहित, लोकहित पहली प्राथमिकताओं में रहा। यही कारण है कि फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको शास्त्रीय और स्थिर प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। यहाँ एक कहावत भी रही जो अल्फ्रेड डायमंड के शब्दों में उल्लेखित करना चाहूँगा कि गणतंत्र समाप्त हो जाता है किंतु प्रशासन बना रहता है, प्रशासन सदैव बना रहता है। यानी कि प्रशासन एक स्थायी के रूप में था। अस्थिरता के दौर में भी प्रशासन एक जन कल्याण, जनहितैषी भावना से संचालित रहा। दूसरी विशेषता है राज्य की सर्वोच्चता। फ्रांस में प्राचीन काल से ही रोमन सभ्यता, संस्कृति, कानूनों का प्रभाव रहा। राज्य को महत्वपूर्ण अवयव के रूप में देखने की प्रवृत्ति प्रशासन की सदैव रही। चूँकि राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी रहा, बार बार सरकारें बदली, बार बार संविधान निर्मित हुए, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण प्रशासन कभी विचलित नहीं हुआ। प्रशासन सदैव राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकारता रहा और उसके अनुरूप ही कार्य करता रहा। सरकार राज्य का एक अवयव अंग के रूप में और प्रशासन सरकार के कार्यों के संचालन के माध्यम के रूप में फ्रांस में बना रहा। स्थायित्व के बावजूद लोक प्रशासन के अधिकारियों ने कभी भी राजनीतिक अस्थिरता का दुरुपयोग नहीं किया। ये एक फ्रांस के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता रही। तीसरी विशेषता है केंद्रीकृत प्रशासन। फ्रांस में लोक प्रशासन प्राचीन काल से ही केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों से युक्त रहा है। संभवतः राजनीतिक अस्थिरता के दौर के कारण प्रशासनिक व्यवस्था और सत्ता के केंद्रीकरण की राह व्यवहारिक रूप से रही होगी। गणतंत्र की स्थापना के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने पुनः राजतंत्र की स्थापना की या राजतंत्र की शासन पद्धति को अपनाया और संस्थाओं को केंद्रीकृत किया गया। फ्रांस में 1982 के बाद पुनः विकेंद्रीकरण की कुछ प्रवृत्ति चालू हुई, जो वर्तमान तक प्रयासरत है, चालू है। लगातार इसमें विकेंद्रीकरण की व्यवस्था विस्तृत होती जा रही है। फ्रांस में एक ये भी कहावत मानी जाती है कि
लगभग पेरिस के आसपास, जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस के आसपास लगभग पूरे देश की आबादी का 20% हिस्सा यहीं निवासित रहता है। इसलिए पेरिस को जब छींक आती है तो संपूर्ण फ्रांस को निमोनिया हो जाता है। इसका संदर्भ यही था कि शासन की के व्यवस्थाएं, केंद्रीकृत व्यवस्थाएं फ्रांस की राजधानी पेरिस के इर्द गिर्द ही थी, पेरिस के द्वारा ही संचालित होती थी। अगला बिंदु है एकात्मक शासन। ब्रिटेन की भांति फ्रांस में एक भी शासन एक स्तरीय अथवा संपूर्ण देश में एक ही विधायिका और सरकार होती है, और भारत और अमेरिका की तरह राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं है। फ्रांस को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभक्त तो किया गया है, लेकिन ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है, ना कि शासन की दोहरी इकाइयों के लिए। इस प्रकार एकात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस में देखने को मिलती है। अगला बिंदु है प्रशासकीय राज्य एवं विस्तृत कार्य क्षेत्र। वर्तमान विश्व के अधिकांश देशों में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रवर्तित है। वस्तुतः लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य में बहुत बड़ा अंतर भी होता है। गार्डनर के शब्दों में कहें तो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन द्वारा होती है उसका नाम सरकार है। सरकार के तीनों अंगों यथा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में जब सरकारों के कार्य एवं इच्छाएं मुख्यतः कार्यपालिका के माध्यम से ही होने लगे तो और तथा प्रशासन इसका माध्यम बन जाए तो ये प्रशासकीय राज्य कहलाता है। फ्रांस में कार्यपालिका की बढ़ती भूमिका, लोक सेवाओं में विस्तार, उसमें विशेषज्ञता में वृद्धि, नौकरशाही को जन मान्यता जैसे कारक ऐसे लोक कल्याण, जन विकास, सार्वजनिक व्यवस्था की प्रशासनिक तंत्र की भूमिका को और अधिक विस्तृत करते हैं। इस प्रकार फ्रांस में प्रशासकीय राज्य की एक अवधारणा है जो राज्य की सभ्यता संस्कृति के साथ साथ जन कल्याण की भावनाओं को भी संजोए हुए है। पूंजीवादी देश होने के बाद भी फ्रांस में समाजवादी विचारधारा को पर्याप्त महत्व देखने को मिलता है। अगला बिंदु है दोहरे कानून। फ्रांस में सामान्य कानून और प्रशासकीय कानून अलग अलग रूप से पृथक रूप से प्रचलित है। फ्रांस में सामान्य कानून जिसमें दीवानी फौजदारी कानून है और प्रशासकीय कानून, इस प्रकार के दो कानून हैं। नागरिकों के आपसी विवाद झगड़े सामान्य न्यायालय में सुलझाए जाते हैं, जबकि प्रशासन या कार्मिकों से संबंधित विवाद झगड़े ये प्रशासकीय न्यायालय में इनका समाधान होता है, जिसकी निर्धारित एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर ये समाधान किया जाता है। अगला बिंदु है स्वच्छ, स्थायी और कुशल प्रशासन। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था साफ सुथरी है, अनुशासित है, राष्ट्र हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिका की भांति यहाँ लूट प्रणाली जैसी विचलन व्यवस्थाएं देखने को कभी नहीं मिली। भ्रष्टाचार, रिश्वत, लापरवाही, अकर्मण्यता के उदाहरण फ्रांसीसी प्रशासन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों और जन शक्तियों की सुनवाई के लिए प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था भी फ्रांस में की गई है। अगला बिंदु है मिशनरी भावना। फ्रांस में लोक सेवक प्रत्येक सरकारी कार्य को केवल ड्यूटी मानकर नहीं करते, बल्कि नागरिक सेवा को अपना ध्येय मानते हैं। फ्रांसीसी लोक सेवक मानव कल्याण को ईश्वर सेवा के समान स्वीकारते हैं। वस्तुतः फ्रांस की सरकार एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाती है और लोक सेवक एक आज्ञाकारी कार्मिक का दायित्व सहर्ष रूप से उठाते हैं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष तरीके से जन कल्याण की भावना से, एक मिशनरी भावना से अपने दायित्व कार्यों की पूर्ति करते हैं। फ्रांसीसी प्रशासन की विशेषताओं का अगला बिंदु है सुदृढ़ और संगठित प्रशासन। फ्रांस में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। फिर भी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, उनके क्रियान्वयन और संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। फ्रांस की प्रशासनिक संरचनाओं की शीर्ष पर मंत्रालय ही होते हैं और राजनीतिक अध्यक्ष उनका मंत्री ही होता है। मंत्री की स्थिति भारत की तरह ही मिलती है, जहां विभाग का प्रमुख राजनीतिक मंत्री होता है और उसके प्रशासनिक सहयोग के लिए जो स्थायी कार्मिक होते हैं उनकी सहायता के लिए स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं,
जो मंत्रालयों के अधीन, राजनीतिक नेतृत्व के अधीन, मंत्री के अधीन अपने समस्त कार्यों को निष्पादित करते हैं। फ्रांस में जो कार्यालय हैं, जो मंत्रालयिक विभाग भी होते हैं, लोक उपक्रम भी होते हैं, कुछ विशिष्ट अभिकरण भी होते हैं जो राजनीतिक नेतृत्व अथवा मंत्री के नेतृत्व में ये प्रशासनिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं। अगली विशेषता है प्रभावी लोक सेवाएं। फ्रांस की लोक सेवाएं अत्यंत श्रेष्ठ, अनुशासित मानी जाती है। गार्डनर के शब्दों में देखें तो वो लिखते हैं, ये बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि विश्व में अन्य कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी, शक्ति के दुरुपयोग और अवैध आचरण के विरुद्ध निजी व्यक्तियों के अधिकार इतने अधिक सुरक्षित हों, और जहां अधिकारियों के द्वारा साधारण नागरिकों को हानि पहुंचाने पर नागरिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इतने अधिक आश्वस्त हों जितने कि फ्रांस में। यानी कहने का मतलब, फ्रांस में नागरिकों को जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध में पर्याप्त अधिकार हैं। अगर वो कोई सत्ता का दुरुपयोग करते हैं या पक्षपात करते हैं या प्रशासनिक कार्यों को सही ढंग से निष्पादित नहीं करते हैं तो निवासित नागरिकों को पर्याप्त अधिकार है। फ्रांस की लोक सेवाओं की मुख्य विशेषताओं में, प्रभावी लोक सेवाओं की मुख्य विशेषताओं में हम कुछ बिंदु ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फ्रांस की लोक सेवाओं को कॉर्प्स कहा जाता है और ये विभागीय कार्यों श्रेणियों के अनुसार लगभग 1600 कॉर्प्स फ्रांस में काम करते हैं। फ्रांस में भारत की तरह जो लोक सेवाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो रैंक के आधार पर किया है। जैसे भारत में ABCD श्रेणियों में विभक्त करके उनका जो वर्गीकरण किया है, पद वर्गीकरण किया है, वो रैंक के आधार पर किया गया है। सामाजिक दृष्टि से लोक सेवाओं की प्रतिष्ठा भारत के जैसी है, क्योंकि ये कठिन परीक्षा के माध्यम से ये चयनित होते हैं। फ्रांस में प्रशासनिक सेवाओं में विधि स्नातक को वरीयता दी जाती है, ये भी एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और फ्रांस में एकोल डी नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लोक सेवाओं की भर्ती और प्रशिक्षण जैसे कार्यों को निष्पादित करती है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। उच्च लोक सेवाओं से प्राय उच्च वर्ग और विशिष्ट वर्गों को प्रवेश मिलता है, ऐसी भी फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की एक विशेषता है। यहाँ प्रशासन में प्रशासनिक कार्मिकों के प्रशिक्षण को अधिक बल दिया जाता है, जब आधुनिक व्यवहारिक विधियों से कुशलता और के मध्य सामंजस्य लाने का प्रयास किया जाता है। फ्रांस के प्रशासनिक अधिकारियों को पर्याप्त राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। वो चुनाव लड़ सकते हैं, किसी दल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं, ये अधिकार उनको है। प्रशासनिक अधिकारियों को हड़ताल करने का भी अधिकार है। ये प्रमुख, और फ्रांस के प्रशासन में एक सामान्य विशेषज्ञों को दोनों को पर्याप्त महत्व मिलता है। अगली विशेषता है, फ्रांसीसी प्रशासन की अगली विशेषता है प्रीफेक्ट की व्यवस्था। आधुनिक, ये भी एक उल्लेखनीय है कि आधुनिक फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो नेपोलियन बोनापार्ट का ऋणी है, नेपोलियन बोनापार्ट की ऋणी है, क्योंकि प्रीफेक्ट, कॉर्प्स और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि की स्थापना नेपोलियन ने ही की थी। फ्रांस को भौगोलिक आधार पर कुछ रीजन, जिनको हम प्रादेशिक संभागों के नाम से जानते हैं, बांटा गया है। उसके नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स का जो हेड होता है वो प्रीफेक्ट होता है, जो भारत की जिला कलेक्टर की तरह सादृश्य होता है, उसके समान होता है। पहले नेपोलियन के समय में 9 डिपार्टमेंट्स, जिनको हम जिले कहते हैं, और वर्तमान में इनकी संख्या और अधिक है, जो करीबन 25 के आसपास है। अगला बिंदु है अर्ध स्वायत्त स्थानीय प्रशासन। फ्रांस के प्रशासन की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ एकात्मक तथा केंद्रीकृत फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था के शहरी और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की इकाइयों में विभक्त करके केंद्रीकृत प्रशासन के अधीन रखा गया है। फ्रांस में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप उतना स्वायत्त नहीं है जितना कि दूसरे देशों में देखने को मिलता है। 2 मार्च 1982 में एक पारित कानून प्रशासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, जो निरंतर सुधारों की ओर अग्रसर है। अब धीरे धीरे प्रशासन स्थानीय संस्थाओं को और अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो रही है। ये स्थानीय संस्थाओं के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं, ये नगर पालिकाएँ, डिपार्टमेंट्स और प्रादेशिक संभाग। इनके अधीन नीचे एरोटाइनमेंट होते हैं, कैंटीन होते हैं, कम्यून होते हैं,
जो केंद्रीय स्तर की संस्थाओं के द्वारा ही संचालित होते हैं, उनके निर्देश के अनुसार ही संचालित होते हैं। केंद्रीय स्तर पर कार्यरत आंतरिक और विकेंद्रीकृत विभाग इन स्थानीय संस्थाओं की इकाइयों को दिशा निर्देश या मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। और अंतिम बिंदु है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और दबाव सम। फ्रांस की अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत है, सुदृढ़ है, विश्वसनीय है। फ्रांस में यद्यपि बेरोजगारी की समस्या जरूर है, फिर भी यहाँ के निवासियों का नागरिकों का जीवन स्तर अत्यंत उच्च है। फ्रांस की प्रशासन को प्रभावित करने वाले दबाव समूहों का एक अपना महत्व है। दबाव समूह अपने हित के कार्यों की पूर्ति के लिए अपने प्रशासन पर तरह तरह के समूह बनाकर प्रत्यक्ष परोक्ष कार्यों को निष्पादित अपने पक्ष में निष्पादित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि फ्रांस के प्रशासन की विशेषताएं, चाहे वो शास्त्रीय प्रशासन के रूप में हो या प्रशासन के स्थायित्व के रूप में हो या सामान्य कानून और प्रशासकीय कानून के रूप में हो या प्रभावी लोक सेवाओं की व्यवस्था हो, ये फ्रांस की प्रशासन की व्यवस्था को अपने एक पृथक और एक मजबूत शासन व्यवस्था के प्रतीक के रूप में हम इसको देखते हैं। धन्यवाद।